हम कर रहे थे कल, तो मैं उसी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट आपको बताना चाहती हूँ। तो हम बात करेंगे पोलन ग्रेन की, जिसकी फॉर्मेशन कहां पे होती है, इनसाइड द एंथर। ठीक है, स्टेमन का पार्ट होता है, स्टेमन में एंथर रहता है और उसका फिलामेंट रहता है, तो एंथर के अंदर पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे मैं आपके सामने एक आप ही के नोट्स का एक इमेज दिखा रही हूं। यहाँ पे ये आप देख सकते हो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, अगर आपको बोर्ड पे अच्छे से विजिबल ना हो तो आप नोट्स पे जाके इस इमेज को अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा एक पोलन ग्रेन किस तरह से बनता है मैं उस प्रोसेस को बताऊंगी। मतलब मैं आपको आज जो बात बताने वाली हूं, जो टॉपिक बताने वाली हूं, दैट इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे बनता है। ठीक है, मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है ना, पहुंच रही है बेटा? ओके, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे बनता है, मतलब सॉरी प्रोसेस कैसे होता है, कैसे पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो यहां पे देखिए, दिस इज द माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो माइक्रोस्पोर को बना रहा है, माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन को बना रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन बनाने वाले सेल को मदर सेल। ठीक है, दिस इज द माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहां पे माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर कौन सा डिवीजन होगा, कौन सा डिवीजन होगा, क्या लिखा है यहाँ पे, मियोसिस। ठीक है बेटा, मियोसिस 1 डिवीजन होगी यहाँ पे, और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल की प्लॉइडी जो डिप्लॉयड था वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। समझ रहे हैं, रिड्यूस यानी कि N और N। यहां पे देखिए, यहां पे 2N था, जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुई तो ये N बन गया और ये भी क्या बन गया, N बन गया। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है सभी को, ये चीज समझ आ रही है ना? ठीक है, यहां पे इसकी प्लॉइडी क्या हो गई, हाफ हो गई है। ठीक है, अब मियोसिस 2 डिवीजन, एक बात ध्यान से समझेंगे आप लोग कि जब मियोसिस 1 हो रहा है तो यहां पे इसकी रिडक्शन तो हो रही है, पर डॉटर सेल्स रिमेन अटैच, मतलब जो डॉटर सेल्स हैं वो स्प्लिट नहीं करेंगे, वो अटैच रहेंगे जब तक मियोसिस 2 डिवीजन कंप्लीट ना हो जाए। क्लियर हो रही बात, क्या बोला मैंने? माइक्रोस्पोर मदर सेल कौन सी डिवीजन करेगा, मियोसिस 1 करेगा। जहां पे उसकी प्लॉइडी 2N थी माइक्रोस्पोर मदर सेल की, उसकी प्लॉइडी क्या हो गई, मियोसिस 1 डिवीजन में उसकी प्लॉइडी हाफ हो गई है। बट दोनों सेल्स आपस में ज्वाइन है, जुड़े हुए हैं, अलग नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे ये जो रिडक्शनल डिवीजन हुई मियोसिस 1 में, ठीक है, अब वहां पे ये दोनों सेल्स फिर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, कौन सी डिवीजन होगी, मियोसिस 2 होगी। ठीक है, दैट इज द सेकेंड स्टेप ऑफ द मियोसिस। अब मियोसिस 2 हो रहा है तो बेटा यहाँ पे N नंबर था, यहाँ पे भी N नंबर था, यहाँ पे अब प्लॉइडी इससे हाफ नहीं हो सकती। N का क्या हाफ होगा, कुछ हाफ हो सकता है, नहीं हो सकता ना। 2N का हाफ हो सकता है, N का तो कोई हाफ नहीं हो सकता। तो मियोसिस 2 डिवीजन में क्या होता है कि N जो है वो इक्वेशनल डिवीजन करेगा, मतलब मियोसिस 2 इज लाइक द माइटोसिस। ठीक है, मियोसिस 2 जो है वो माइटोसिस की तरह है। ठीक है, यानी जो प्लॉइडी सेल की है, आगे जब वो अपने डॉटर सेल्स बना रहा है उसकी प्लॉइडी भी वो ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे N नंबर, यहाँ पे भी N नंबर। जब ये मियोसिस 2 डिवीजन कर रहा है तो क्या होगा, हर एक मतलब टेट्राड बन गया। बेटा यहाँ पे ध्यान दो, एक सेल से 2 बने, ये साइड देख पा रहे हो आप,
इस साइड भी 1 से 2 बने, यहां पे भी 2 देख पा रहे हो आप। ठीक है, क्लियर हो रही है बात, समझ आ रहे हैं क्या बता रही हूं मैं? यहां पे थोड़ा सा इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है राइट करने का, तो मैं आ रहा है, जस्ट वेट। यहां पे देखो, ये वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं आप लोगों को ये चीज समझाना चाह रही थी कि यहाँ पे ये सेल स्प्लिट कर रहा है, और स्प्लिट करके हर एक ये जो टेट्राड बना है, टेट्राड मतलब जिसमें 4 डॉटर सेल्स हैं, और 4 के 4 डॉटर सेल्स आपस में जुड़े हुए हैं, और हर डॉटर सेल के अंदर की प्लॉइडी क्या है? एन है। ठीक है, यही बोला है ना मियोसिस 1 में, जो रिडक्शनल डिवीजन होती है, जस्ट वेट, आई विल शो द स्लाइड। हाँ, यहां पे इसमें देखिए कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है, जब वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कर रहा है, यानी मियोसिस में क्या होता है, कितने डॉटर सेल्स बनते हैं? 4 बनते हैं। पता नहीं आप लोगों को माइटोसिस में कितने डॉटर सेल्स बनते हैं? 2 बनते हैं। ठीक है, मियोसिस में जो 4 डॉटर सेल्स बन रहे हैं उनकी प्लॉइडी हाफ हो चुकी है, तो यही तो है। यहां पे इसके मदर सेल की प्लॉइडी 2n थी, और जो ये टेट्राड में 4 डॉटर सेल्स बन रहे हैं, हर एक के अंदर न्यूक्लियस की प्लॉइडी हाफ हो चुकी होगी, यानी n। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गई ये बात? अब देखिए, ये तो बन गया टेट्राड। अब ये आपस में जुड़े हुए हैं, अब ये क्या करेंगे? डिसोसिएट होंगे। टेट्राड में जो सेल्स आपस में जुड़े हैं वो क्या करेंगे? डिसोसिएट होंगे। डिसोसिएट का मतलब अलग होंगे। तो आप लोग यहां पे देख पा रहे हो, ये डॉटर सेल्स यहां पे क्या हो गए? सेपरेट हो गए। ठीक है, क्या हो गए? सेपरेट हो गए। क्लियर है सभी को? इतना सब बच्चों को ये चीज समझ आ गई है? यस और नो? ओके ओके, तो अब यहां पे टेट्राड से जब सेल सेपरेट हुए, अब आप उनको क्या बोलेंगे? पॉलन ग्रेन। क्या बोलेंगे? पॉलन ग्रेन। ठीक है, और एक मैच्योर पॉलन ग्रेन के अंदर आप लोग यहां पे इसको देख पा रहे हो क्या? इस चीज को देख रहे हो? एक मैच्योर पॉलन ग्रेन के अंदर 2 सेल होंगे। एक मैच्योर पॉलन ग्रेन में 2 सेल्स होंगे। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगी, बट यहां पे ध्यान रखना क्या दिखाया है, ध्यान देंगे। यहां पे क्या लिखा है? माइटोसिस हुई, और माइटोसिस होने से इन चारों में और इन चारों में क्या फर्क नजर आ रहा है, बता सकते हो मुझे? ये जो 4 सेल्स लिखे हैं, पॉलन ग्रेन लिखे हैं, सॉरी ड्रॉ किए हैं, और ये जो मैच्योर हैं, दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? बताएंगे मुझे? कोई स्टूडेंट बता सकता है कि इस वाले में और इस वाले में क्या फर्क है? बोलो बेटा। ओके, ठीक है, देखिए ये मैच्योर पॉलन ग्रेन है, और ये अभी पॉलन ग्रेन डिसोसिएट हुआ है टेट्राड से। ठीक है, ये जो सेंटर में बनाया है, दिस इज व्हाट? न्यूक्लियस। क्या है ये? न्यूक्लियस है। ठीक है, समझ गए क्या है? ये न्यूक्लियस है। इस वाले में और इस वाले में फर्क क्या है? इसमें एक न्यूक्लियस है, और इसमें कितने न्यूक्लियस है? 2 है ना? दिख रहा है ना? एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस दिख रहे हैं बेटा। देखिए, अब इस डायग्राम को एक मैच्योर पॉलन ग्रेन को यहां पे दिखाया गया है। सी केयरफुली, एक मैच्योर पॉलन ग्रेन ऐसा दिखता है। ठीक, क्लियर हो गया? अब ध्यान दे, यहां पे मैंने क्या बोला?
एक मैच्योर पॉलन ग्रेन में आपको 2 न्यूक्लियस दिख रहे हैं। तो देखिए, दिस इज द जनरेटिव न्यूक्लियस। क्या है ये? एक जनरेटिव न्यूक्लियस है। किसके अंदर पड़ा है? जनरेटिव सेल के अंदर। ध्यान दो, इस चीज पे ध्यान दो, क्या लिखा है यहां पे। ये आ गया जनरेटिव सेल, छोटा वाला जनरेटिव सेल, और उसके अंदर जो न्यूक्लियस है दैट इज द जनरेटिव न्यूक्लियस। क्लियर है सभी को? सब बच्चों को ये चीज समझ आ गई है? ओके। और जो ये बड़ा वाला है इसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल। जो यहां पे लिखा नहीं है पर इसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल। और ये वेजिटेटिव सेल का क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है बच्चे, ये वेजिटेटिव सेल का क्या है? न्यूक्लियस है। वेजिटेटिव सेल का दूसरा नाम क्या है? पॉलन ट्यूब। क्या लिखा है इसको? पॉलन ट्यूब सेल। मैं यहां पे लिख नहीं पा रही हूं बट आप लोग यहां पे ऑब्लिक करके लिख सकते हैं। पॉलन ट्यूब सेल इज ऑल्सो कॉल्ड वेजिटेटिव सेल। समझ गए? पॉलन ट्यूब सेल इज ऑल्सो कॉल्ड वेजिटेटिव सेल। क्लियर? प्रियांशी समझ आ गया? क्लियर हुआ? क्या बोला मैंने? ओके। तो वेजिटेटिव सेल के अंदर, वेजिटेटिव सेल का साइज कैसा है? लार्ज साइज है। इसको पॉलन ट्यूब सेल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये पॉलन ट्यूब बनाएगा। क्या बनाएगा? पॉलन ट्यूब बनाएगा। क्लियर है सभी को? इतना सब बच्चों को समझ आ गया? ओके। देखिए, तो इसका न्यूक्लियस आ गया वेजिटेटिव सेल का या पॉलन ट्यूब का, ये न्यूक्लियस आ गया और ये भी न्यूक्लियस आ गया। कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि इसकी प्लॉइडी क्या होगी? कोई भी बच्चा मेरे को यह बताएगा कि व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ जनरेटिव न्यूक्लियस एंड व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस? इट्स अ डिप्लॉयड और अ हैप्लॉयड? बोलो बेटा, आंसर करेंगे आप लोग। शाइना? हैप्लॉयड। वेरी गुड। क्योंकि टेट्राड के अंदर जो सेल्स थे वो हैप्लॉयड थे, और हैप्लॉयड ने अगर माइटोसिस करी है तो हैप्लॉयड ही रहेगा ना। ठीक है? जब पॉलन ग्रेन मैच्योर पॉलन ग्रेन में चेंज हो रहा है तो जो न्यूक्लियस है उसमें जो प्लॉइडी है वो प्लॉइडी तो वैसे ही आगे उसी तरह से बनेगी, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों को ये चीज समझाना चाह रही थी कि आप लोग कभी ये ना ले लें कि इसको 2n लिख दिया। यहां पे 2n क्यों लिखेंगे भाई? 2n तब लिखो ना जब एक ही न्यूक्लियस के अंदर उतने ही क्रोमोसोम हो। इसका जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस अलग है और वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस अलग है, तो प्लॉइडी भी हम अलग अलग करके लिखेंगे ना, 2n थोड़ी लिखेंगे। क्लियर होगी ये बात? क्लियर होगी? अंजलि, व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ जनरेटिव न्यूक्लियस? जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस की प्लॉइडी क्या है? डिप्लॉयड या हैप्लॉयड? हैप्लॉयड। एंड व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस? डिप्लॉयड और हैप्लॉयड? इट्स अ हैप्लॉयड। ठीक है, ये भी हैप्लॉयड होगा। क्लियर है सभी को? अब ध्यान दें, यहां पे जो सबसे आउटर लेयर होती है मैच्योर पॉलन ग्रेन की, उस लेयर का नाम है एक्साइन। ठीक है? आउटर लेयर ऑफ द पॉलन ग्रेन इज व्हाट? एक्साइन। हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि एक्साइन लेयर एक ऐसे कंपोनेंट से बनी होती है जो पॉलन ग्रेन को रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है? जिसका नाम स्पोरोपोलिनिन होता है। क्या नाम होता है? स्पोरोपोलिनेट। स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा केमिकल है जो एक्साइन लेयर को बनाता है, और एक्साइन लेयर सबसे आउटर होती है पॉलन ग्रेन में, तो वो ज्यादा टाइम तक पॉलन ग्रेन जो है रेजिस्ट कर पाता है हर तरह के एनवायरमेंटल कंडीशंस में। क्लियर हो गया? सेकेंड लेयर पॉलन ग्रेन की होती है इनर वाली इंटाइन लेयर। कौन सी लेयर होती है? इंटाइन लेयर।
ठीक है, देख पा रहे हैं यहाँ पे, दिस इज द इंटाइन लेयर, इनर वन। ओके, अब यहां पे ध्यान दो, दो लेयर आ गई, एक्साइन और इंटाइन। यहां पे इस इमेज में आपको क्लैरिटी नहीं होगी इस चीज की। यहां पे एक जगह ऐसी रहती है जहां पे एक्साइन लेयर मिसिंग होगी, ठीक है। यहां पे एक ऐसा एरिया रहता है जहां पे एक्साइन लेयर एब्सेंट होती है, समझ गए। और उस एरिया से बनती है पोलन ट्यूब, क्योंकि एक्साइन लेयर इतनी रेजिस्टेंट होती है वो कोई भी चीज एब्जॉर्ब भी नहीं करेगी, ठीक है। तो पोलन ग्रेन में एक्साइन लेयर जिस एरिया से एब्सेंट होती है उस एरिया को बोलते हैं जर्म पोर, GERM, जर्म पोर, PORE। ये वो एरिया है, ये वो पोर है जहां से पोलन ट्यूब पेनिट्रेट करती है इनसाइड द पिस्टिल, यानी स्टिग्मा से अंदर की तरफ जाएगी स्टाइल में। ये वो एरिया रहता है जर्म पोर जहां से वो पेनिट्रेट करती है। एक्साइन लेयर होगी तो वो कभी भी पोलन ट्यूब नहीं बना पाएगी, ठीक है। क्लियर होगी बात सभी को। एक्साइन लेयर इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन and exine layer is outer layer of the pollen grain, inner layer is the intine layer, ठीक है। जो pollen grain होता है हर स्पीशीज में pollen grain की शेप वेरी करती है, ठीक है। जो एक्साइन लेयर होती है वो स्पाइनी होती है, स्पाइनी समझते हो, कांटेदार, ठीक है, हेयरी होती है। ओके, ये हेयरी क्यों होती है? ताकि स्टिग्मा पे स्टिक कर सके, स्टिग्मा पे अटैच होके वो उसको अगर स्टिकी होगी, स्पाइनी होगी, तभी वो क्या कर पाएगी, प्लेटफॉर्म उस स्टिग्मा के ऊपर स्टिक कर पाएगी। अगर वो स्मूथ होती है तो पोलन ग्रेन ज्यादा टाइम तक स्टिग्मा पे नहीं रुकेगा, वो कहीं और चला जाएगा, जिससे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस या पॉलिनेशन सक्सेसफुली नहीं हो सकती। इसलिए एक्साइन की आउटर लेयर क्या होती है, स्टिकी और रफ होती है, ताकि वो स्टिग्मा पे चिपक सके, अटैच हो सके और फिर वो पोलन ट्यूब बना सके, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ लेंगे और इस डायग्राम को अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये आपने टॉपिक करना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का। आज के लिए मैं आपको इतना ही करवाऊंगी, कल हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। अभी हमारा जो टॉपिक रहता है उसको हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। सर